नमस्कार दोस्तों, जयंतनी की मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा काइंड ऑफ फंक्शंस। दोस्तों हमने विशेष सीरीज चलाई है सहायक सांख्यिकी अधिकारी और एलटी गणित को लेकर, जिसमें हम दोस्तों आपको बिल्कुल इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करवा रहे हैं। दोनों का सिलेबस काफ़ी हद तक सेम है मैथमेटिक्स का। तो अभी हम दोस्तों एएसओ के सिलेबस के आधार पर ही दोस्तों आपको तैयारी करवा रहे हैं। इसमें दोस्तों हम पढ़ रहे थे रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन में दोस्तों अभी तक हमने आपको फंक्शंस के बारे में पढ़ा दिया है, रिलेशन के बारे में पढ़ा दिया और टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में पढ़ा दिया। तो आज हम दोस्तों पढ़ेंगे काइंड ऑफ फंक्शंस के बारे में। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें, तभी दोस्तों आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ, तो जैन नेगी मैथमेटिक्स को दोस्तों ज्वाइन कर सकते हैं। सहायक सांख्यिकी अधिकारी और एलटी गणित और मुख्य आरक्षी परीक्षा के लिए दोस्तों हमने विशेष बैच शुरू किया है, जो कि पेड बैचेज है। शाम को दोस्तों रोज 7 से 8 दोस्तों लाइव क्लासेस होती हैं यहाँ पर, और आपको संपूर्ण तैयारी करने का मौका मिलता है। ठीक है, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है, पीडीएफ्स होती हैं, नोट्स में होमवर्क दिया जाता है, मॉक टेस्ट, और इसके अलावा कई बच्चे ऐसा होता है कि जो लाइव क्लासेस नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस की सुविधा भी दोस्तों यहाँ पर उपलब्ध है। तो देरी ना करें, नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, तो इसलिए देरी ना करें। अगर बिल्कुल इंटरेस्ट है तो बिल्कुल भी देरी ना करें। तो दोस्तों आज का टॉपिक है काइंड ऑफ फंक्शन। देखिए, काइंड ऑफ फंक्शन से पहले कल मैंने आपको दोस्तों डेफिनेशन बताई थी कि फंक्शन क्या है। दोस्तों एक रूल है जो कि एसोसिएट करता है ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स के संग। अभी ये रूल ये था कि ए के सभी एलिमेंट्स को बी के यूनिक एलिमेंट्स के संग एसोसिएट करता है, वही फंक्शन कहलाता है। ठीक है, ए के सारे एलिमेंट को इंक्लूजन करना है। ठीक है, अब ये हो सकता है दोस्तों यहाँ पर कि जो फंक्शन है वो ए के सभी एलिमेंट को बी के संग एसोसिएट करे, लेकिन अलग अलग। यानी कि एक एलिमेंट ए की के संग एसोसिएट हो, दूसरा एलिमेंट बी के दूसरे एलिमेंट के संग एसोसिएट हो। ऐसा भी हो सकता है कि ए के एलिमेंट्स कॉमन निकले, मतलब कि ए का एक एलिमेंट बी के एक एलिमेंट के संग एसोसिएट है और दूसरा एलिमेंट भी बी के उसी एलिमेंट के संग एसोसिएट, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बी के जो कुछ एलिमेंट्स है दोस्तों वो ए के एलिमेंट के संग एसोसिएट ना हो। ठीक है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी के संग एसोसिएट हो। तो दोस्तों इस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, फंक्शंस को भी फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम बोलते हैं 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, अब दोस्तों यहां पर से हम पढ़ेंगे कि 1 1 फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों 1 1। ठीक है, 1 1 का क्या मतलब है। देखिए, मैं आपके सामने इसको एक एग्जांपल से दिखाता हूं तो आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ में आएगा। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक सेट ए है, एक सेट दोस्तों है बी। ठीक है, तो अगर दोस्तों ये फंक्शन है 1 1 है, मान लेते हैं इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी के एलिमेंट है दोस्तों ए बी सी। ठीक, तो अगर मान लेते हैं कि एक फंक्शन है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ हेडिंग में 1 1, यानी कि 1 to 1 भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, अब मान लेते हैं ए के मैं एलिमेंट को इस तरह से एसोसिएट करता हूँ। मान लेते हैं इसको ए से एसोसिएट करता हूँ, इसको मैं सी से एसोसिएट करता हूँ, इसको मैं बी से एसोसिएट करता हूँ। ठीक है, नाउ दोस्तों ये जो फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन है। 1 1 फंक्शन क्यों है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो ए का एलिमेंट है, अब चलिए मान लेते हैं इसको यहाँ पर मैं डी मान लेता हूँ। ठीक है, अब हुआ दोस्तों ये 1 1। ठीक है, ये फंक्शन दोस्तों आपका क्या है 1 1 है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है, हर एक एलिमेंट की अपनी दोस्तों यहाँ पर एक यूनिक इमेज है और एक एलिमेंट बी के यूनिक एलिमेंट के संग ही एसोसिएट हुआ है। मतलब कि आप देख सकते हैं कि F1 बराबर है A, F2 बराबर है C, F3 बराबर है B और F4 बराबर है D। मतलब कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या होती है, इमेज होती है ना। यानी कि जो F1, कोई भी दो इमेज आपकी दोस्तों सेम नहीं है। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं। यानी कि दोस्तों जो 1 की इमेज है वो आपकी यूनिक है। इसी तरह से जो 2 की इमेज है दोस्तों वो भी क्या है, यूनिक है। अब F1 और F2 बराबर नहीं है। साफ साफ बात है कि किसी भी दो एलिमेंट्स की आपस में सेम इमेज नहीं है, सबकी अपनी अपनी क्या है, डिफरेंट है। तो इसको क्या बोलते हैं 1 to 1, 1 to 1 मैपिंग। मतलब 1 F1 बराबर A। अब
किसी भी तरीके से और तरीके से F2 बराबर A नहीं हो सकता, F3 बराबर A नहीं हो सकता, F4 बराबर A नहीं हो सकता। तो यानी कि ये दोस्तों क्या है, 1 to 1 मैपिंग है। ठीक है, अब इसी का मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 होता और मान लेते हैं ये होता A B C D। तो दोस्तों यहाँ पर से अगर F1 बराबर A और F2 बराबर भी A हो जाता तो दोस्तों ये 1 1 नहीं कहलाता। ठीक है, मान लेते हैं ये इस तरह से है। ठीक, दिस इज नॉट 1 to 1 मैपिंग। ठीक है, ये क्या हो जाता दोस्तों, मैनी वन बन जाता इस केस में, मैनी वन। ठीक है, क्योंकि यहां पर F1 बराबर भी A है और F2 बराबर भी B, यानी कि F1 की जो इमेज है और F2 की जो इमेज है दोस्तों वो सेम है। ठीक है, तो इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, 1 1। तो यहां पर से अगर हमें 1 1 को दोस्तों अगर हमने दिखाना हो मैथमेटिकली तो हम कैसे दिखाएंगे, एक फंक्शन है दोस्तों, इज सेड टू बी 1 1 इफ मान लेते हैं x1 x2 आर द एलिमेंट ऑफ A। तो fx1 बराबर अगर fx2 आता है तो x1 बराबर क्या होना चाहिए दोस्तों, x2 होना चाहिए, तभी दोस्तों क्या कहलाता है, 1 1 कहलाता है। अगर fx1 बराबर fx2 है लेकिन x1 डज नॉट इक्वल टू x2 आता है तो दोस्तों ये क्या बन जाता है, मैनी 1 बन जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई जो f1 है और f2, सॉरी यहाँ पर a आएगा। ठीक है ना, f1 है, f1 बराबर f2 है, भाई ए है, लेकिन 1 डज नॉट इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो ये दोस्तों फंक्शन है आपका मैनी वन। ठीक है, ये मैनी वन फंक्शन है। ठीक है, इसको दोस्तों हम और भी तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हम इसको थोड़ा अगर देखा जाए तो हम ग्राफिकली भी इसको समझ सकते हैं। देखिए कैसे समझेंगे, मैं काम करता हूँ, इसको अगले पन्ने में बताता हूँ। ठीक है, ग्राफिकली भी दोस्तों हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर एक फंक्शन है, पता लगाना है कि 1 1 है या मैनी 1 है, तो आप इसको इस तरह से भी दोस्तों यहाँ पर समझ सकते हैं। आपके लिए मैं काम करता हूँ, स्ट्रेट लाइन की मदद से इसको दिखाता हूँ। देखिए मान लेते हैं ये दोस्तों हमारे पास एक्सिस हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, अब दोस्तों मान लेते हैं आपके पास कोई कर्व है वाई का। ठीक है, y बराबर एफ एक्स का दोस्तों कोई कर्व है, वो कर्व कैसा भी हो सकता है, मान लेते हैं इस तरह का वो कर्व है। ठीक है, इस तरह का कर्व है। ठीक है, ये इस तरह का कर्व है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर से आपको ये जो कर्व है इसमें दोस्तों यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा कि कोई भी स्ट्रेट लाइन है। अब आपको पता है कि जो y की वैल्यू होती है, वो जो लाइन होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है एक्स एक्सिस के। मान लेते हैं y बराबर a की लाइन है। ठीक है, अब y बराबर a की लाइन दोस्तों मान लेते हैं यहाँ पर है। ठीक, अब ये जो लाइन है दोस्तों y बराबर, ये मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है आपका a है, तो y बराबर a की लाइन दोस्तों कैसी होगी, वो ऐसी होगी। ठीक है, ये इस तरह से होगी। ठीक है, तो अब आप दोस्तों यहाँ पर से क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, मान लेते हैं इस पॉइंट को मैं x1 मान लेता हूँ और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ x2। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से दोस्तों अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ ये इस तरह से, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगी दोस्तों x1 और ये वाली जो डिस्टेंस है ऑफकोर्स क्या होगी दोस्तों, x2 होगी, है ना ये। ठीक है, तो अगर आप दोस्तों इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्योंकि पता है आपको ये जो डिस्टेंस है a है, क्योंकि ये y बराबर a की लाइन है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1 a और इसके कोऑर्डिनेट होंगे x2 a। ठीक है, तो यहाँ पर से दोस्तों आप इस चीज़ से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर दोस्तों y बराबर fx का कोई कर्व है और उसको y बराबर a की लाइन या y बराबर a, जहाँ a कोई भी वैल्यू ले सकता है, अगर वो दोस्तों उसको एक से ज़्यादा बार कट करती है तो वो फंक्शन क्या होगा दोस्तों, मैनी वन होगा। मैनी वन होगा। आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर fx1 बराबर भी a आता है एंड fx2 बराबर भी a आता है, जबकि x1 डज नॉट इक्वल टू x2 है। ठीक है, यानी कि दोस्तों अगर एक कर्व है, ठीक है, कर्व है, अगर उस कर्व को कोई स्ट्रेट लाइन एक से ज़्यादा बार अगर काटती है, ठीक है, जो कि x एक्सिस के पैरेलल है, तो वो फंक्शन दोस्तों क्या कहलाता है, आपका मैनी वन कहलाता है। लेकिन अगर दोस्तों ये स्ट्रेट लाइन इसको एक ही बार काटती, मान लेते हैं ये जो कर्व है वो इस तरह से होता है, चलो मैं शॉर्ट में जल्दी से बनाता हूँ। देखिए मान लेते हैं कर्व इस तरह से होता और ये जो लाइन है ये इसको सिर्फ एक सिंगल बार काट करती, तो ये दोस्तों फंक्शन क्या होता, 1 1 होता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो इसको काट रहा है ये एक ही बार दोस्तों, ये स्ट्रेट लाइन जो कि x एक्सिस के पैरेलल है वो इसको एक ही बार काट रही है। मान लेते हैं y बराबर a की लाइन है और ये पॉइंट आपका x मान लेते हो, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होते, x a होते, और किसी भी पॉइंट पर इसकी fx की जो वैल्यू है वो a के बराबर नहीं होती। ठीक है, सिर्फ इसी पॉइंट पे, यानी कि मान लेते हैं अगर ये x1 है तो fx1 बराबर ही a होता पॉसिबल। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो पॉइंट पे fx1 बराबर भी a है, fx2 बराबर भी a है, तो दोस्तों यहाँ पर आप क्लियरली कह सकते हैं कि ये कैसा फंक्शन है, ये आपका मैनी वन फंक्शन है। तो ज्योमेट्रिकली आप इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर से एक चीज भी और निकल कर आती है कि जो फंक्शन है दोस्तों, अगर ये 1 1 है,
ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि दोस्तों ये जो फंक्शन है दोस्तों आपका किस तरह से है, ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो सकता है या फिर दोस्तों वो क्या हो सकता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग का मतलब ये है कि अगर x1 की वैल्यू ग्रेटर देन x2 है तो fx1 दोस्तों क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन x2 होना चाहिए, अगर हम fx2 होना चाहिए, ठीक है। या फिर दोस्तों स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की अगर हम बात करें तो x1 इज ग्रेटर देन x2 है तो fx1 लेस देन fx2 होता है, ठीक है। तो अगर आपका जो कर्व है अगर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तभी दोस्तों जो इसके एक्स एक्सिस की जो पैरेलल लाइन होगी, ठीक है, वो दोस्तों इसको एक ही बार कट करेगी। अगर वो डिक्रीजिंग इस तरह से, देखिए आप ये देख सकते हैं ना, ये फंक्शन पहले क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर से इंक्रीज हो रहा है, फिर दोस्तों ये क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब तभी जाके दोस्तों ये जो लाइन है इसको दो बार कट करेगी, एक्स एक्सिस की कोई भी पैरेलल लाइन इसको दो बार कट करेगी। तो क्लियरली दोस्तों ये जो फंक्शन है ये नाइदरली इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है, तो इसीलिए दोस्तों ये मैन्युअल है। तो यहाँ पर से एक कंडीशन हमें दोस्तों और पता लगती है कि अगर आपके सामने कोई फंक्शन है, अगर वो 1 1 है तो वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा। यानी कि अगर हम इसको डिफरेंशिएशन की मदद से देखें तो मान लेते हैं आपके पास एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जो उसका डिफरेंशिएशन है वो ग्रेटर देन 0 होगा और dy बाई डी एक्स आपका क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। ये चीज़ भी आपकी दोस्तों कंडीशन है, क्योंकि हम आगे जाके कैलकुलस में यही चीज़ें पढ़ते हैं कि कोई ग्राफ है अगर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है तो हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन को चेक करते हैं, उसका dy बाई डी एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, dy बाई डी एक्स अगर लेस देन 0 है तो वो दोस्तों क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा फॉर ऑल x, ठीक है। तो ऐसे भी दोस्तों आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में। देखिए 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। 1 1 फंक्शन को दोस्तों क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव, ठीक है। और ये प्रोसेस दोस्तों क्या होती है, आपकी इंजेक्शन कहलाती है, ठीक है। तो इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में हमने दोस्तों पढ़ा कि 1 1 फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ऐसे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने बन सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ए कोई हमारे पास सेट है और बी कोई सेट है, मान लेते हैं इसमें m एलिमेंट है दोस्तों और इसमें n एलिमेंट है, ठीक है। तो m और n एलिमेंट में दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका जो m और n है दोस्तों ये आपकी क्या है, ये अलग अलग है, ठीक है। हो सकता है कि सेम हो लेकिन जनरली हम क्या मानेंगे कि m की वैल्यू अलग है, n की वैल्यू अलग है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ है कि भाई जो a है वो 1 to 1 जोड़ा रहेगा। मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी इमेज है वो आपस में क्लैश नहीं करेगी, ठीक है, मतलब कि यूनिक रहेगी, ठीक। तो इस केस में दोस्तों क्या होना चाहिए, आप इसको किस तरह से शो कर सकते हैं दोस्तों, इसको आप परम्यूटेशन की मदद से शो कर सकते हैं। देखिए मान लेते हैं कि आपके पास मान लेते हैं ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो लेस देन एन है, ठीक है। यानी कि ए में जो दोस्तों जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो लेस देन एन है, ठीक है। तो तभी जाके दोस्तों ये रूल लागू होता है। तो m अगर लेस देन इक्वल टू n है, यानी कि अगर इसमें 4 एलिमेंट है तो इसमें 5 होनी चाहिए, तो बराबरी भी हो तो भी चल जाएगा। तो उस केस में दोस्तों हम ये मान सकते हैं कि हमें क्या करना है, n एलिमेंट्स में से m एलिमेंट्स को प्रॉपरली अरेंज करना है, ठीक है। मतलब कि n एलिमेंट्स में से हमने m एलिमेंट्स को लेना है और उनको प्रॉपरली अरेंज करना। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, NPM दोस्तों बोला जाता है, ठीक है। मतलब आउट ऑफ n एलिमेंट वी हैव टू टेक m एलिमेंट्स एंड अरेंज देम। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो इसको कि भाई आपने क्या किया, n में से m एलिमेंट को लिया, कॉम्बिनेशन हो गया, इनटू, फिर देन इसको क्या कर देंगे दोस्तों, हम अरेंज कर देंगे, क्योंकि आपने m एलिमेंट को लिया तो इनटू क्या हो जाएगा, m फैक्टोरियल, या फिर डायरेक्टली आप इसको लिख लो NPM, ठीक हो गया। तो मान लेते हैं अगर एक सेट में 4 एलिमेंट है और दूसरे सेट में 5 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने हो जाएंगे दोस्तों, 5p4, ठीक है, 5p4। अब आपको पता है ये क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस m फैक्टोरियल, सिंपली, ठीक हो गया। इस तरह से दोस्तों हम इसको अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर जो एलिमेंट्स आएंगे वो आपके क्या होंगे दोस्तों, कॉमन इमेज वाले नहीं होंगे, ठीक है। जिनका आपकी जो इमेज है वो सेम नहीं होगी, सबकी जो इमेजेस हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट होगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, n में से m एलिमेंट्स को डिफरेंट लेना है। आप इसको समझ लीजिए, ये कि n एलिमेंट्स जो होंगे उन्हीं में से आपके क्या होंगे, ये इसके n के m एलिमेंट्स के संग ये जुड़े हुए होंगे डिफरेंटली, एंड देन आप उसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो एक्चुअली क्या होगा, इतने दोस्तों क्या बन सकते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन टोटली बन सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि भाई जब m की वैल्यू ग्रेटर देन n, जब m की वैल्यू दोस्तों ग्रेटर देन n हो गई तो भैया ये केस तो फिर तो 1 1 का केस पॉसिबल ही नहीं है। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पर आपके a b c d है और यहाँ पर मान लेते हैं मान लेते हैं यहाँ पर 3 ही एलिमेंट है, 1 2 3, तो आप इसको तो एसोसिएट कर दोगे लेकिन इसको एसोसिएट कर ही नहीं पाओगे किसी से।
तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मैनी वन करना ही पड़ेगा। तो उस केस में दोस्तों तो 1 1 फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में दोस्तों 1 1 फंक्शन कितने होंगे, 0 होंगे। तो क्लियरली है कि जो ए के एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेटली क्या होनी चाहिए, बी से लेस या उसके बराबर होंगे, तभी जाके 1 1 फंक्शन बन पाएंगे। अदरवाइज अगर क्या होगा कि ए की नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स से ज्यादा हैं तो 1 1 फंक्शन बनना पॉसिबल ही नहीं होगा। या तो वो फंक्शन ही नहीं होगा और या तो फिर क्या होगा, वो मैनी वन होगा डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, दो एलिमेंट्स को तो आपस में एक अपनी इमेज सेम करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो पॉसिबल ही नहीं होगा। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे ऑन टू फंक्शन के बारे में। ऑन टू फंक्शन, ठीक है, ऑन टू फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन को भी दोस्तों मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, एग्जांपल से आपको बेटर क्लियर होगा। पहले मैं एग्जांपल बताता हूँ, फिर डेफिनेशन बताऊंगा। ऑन टू फंक्शन क्या है दोस्तों, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है, ये बी सेट है, और मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर एलिमेंट है 1 2 3 4 और यहाँ पर दोस्तों एलिमेंट है ABC। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर से मान लेते हैं मैं 1 को ए के संग एसोसिएट करता हूँ, 2 को ए के संग एसोसिएट करता हूँ, 3 को बी के संग करता हूँ, 4 को सी के संग करता हूँ। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो बी का कोई भी एलिमेंट है दोस्तों यहाँ पर छूटा नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही फंक्शन को दोस्तों क्या बोला जाता है, ऑन टू फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन में क्या होता है कि हर एलिमेंट की अपनी प्री इमेज होती है। अगर ए एलिमेंट है तो उसकी भी प्री इमेज है, बी की भी प्री इमेज है, सी की भी प्री इमेज है। तो ऐसे फंक्शन को दोस्तों क्या बोला जाता है, ऑन टू बोला जाता है। अब अगर दोस्तों दूसरा केस ये होता 1 2 3 4 और यहाँ पर दोस्तों अगर होता या फिर चलो 1 2 3 मान लेते हैं, एक एलिमेंट 1 2 3 है और यहाँ पर ABCDE होता, तो ऐसे ये 1 इससे जुड़ा होता है, ये इससे जुड़ा होता है, ये इससे जुड़ा होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको दोस्तों कि डी और ई छूट गए। अब ये डी और ई क्योंकि छूट गए हैं, इनकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन दोस्तों क्या बन जाता, इनटू बन जाता। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन दोस्तों क्या होता है, ऑन टू फंक्शन वो होता है जहां पर बी के सभी एलिमेंट्स की अपनी प्री इमेज होती है, या फिर अगर आप इसको ये भी बोल सकते हैं, तो अगर ये है कोडोमेन तो, और ये दोस्तों आपकी क्या है, रेंज। तो जब कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाता है तो जो फंक्शन है दोस्तों वो क्या कहलाता है, ऑन टू कहलाता है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोडोमेन है दोस्तों वो क्या है, ये है ABCDE। जबकि दोस्तों जो रेंज है, रेंज को आपको क्या बोलते हैं, FA को क्या बोलाता है, रेंज। तो रेंज दोस्तों इसकी क्या है, ABC। तो क्लियरली है दोस्तों कि यहाँ पर जो रेंज है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन है, रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। तो क्लियरली है दोस्तों क्योंकि ये रेंज इस समय पर सबसेट है कोडोमेन की, तो ये दोस्तों फंक्शन क्या होगा, इनटू होगा। लेकिन इस केस में दोस्तों जो कोडोमेन है और रेंज है दोनों बराबर हैं, तो इसलिए दोस्तों ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि फंक्शन इनटू मैनी वन है या 1 1 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर हमें सिर्फ इस वाले को देखना है। ठीक है, इस वाले पार्ट को देखना है। ठीक है, तो इसको दोस्तों क्या बोला जाता है, सरजेक्टिव बोला जाता है। क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सरजेक्शन। ठीक है, तो सरजेक्टिव फंक्शन तब क्या कहलाएगा, जो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू होगा, यानी कि उस फंक्शन की रेंज उसके कोडोमेन के बराबर होगी। सिंपली आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, अब एक फंक्शन है वो 1 1 एंड ऑन टू कब होगा, जब वो दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा, यानी कि उसके एलिमेंट की 1 to 1 इमेज होगी प्लस बी के हर एलिमेंट की प्री इमेज होगी, यानी कि कोडोमेन रेंज के बराबर होगा। तो आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। मान लेते हैं आपके पास ए एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, यहाँ पर 1 2 3 4 है, यहाँ पर ABCD है। तो मान लेते हैं ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है। दोस्तों ये किसका एग्जाम्पल है, ये 1 1 एंड ऑन टू का एग्जाम्पल है। तो इस प्रोसेस को दोस्तों बोलते हैं बाइजेक्शन, या फिर फंक्शन क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव कहलाएगा, बाइजेक्टिव। तो आप यहां से दोस्तों एक चीज तो क्लियर हो गई है कि अगर किसी फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू बोथ होना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में दोस्तों क्या होगा कि जो m है ये n है दोस्तों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। एक भी एलिमेंट अगर यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया, कम हो गया, तो वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू नहीं बन सकता है। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर से आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1 की यूनिक इमेज है, 2 की यूनिक इमेज है, 3 की अपनी प्री इमेज अपनी यूनिक है, 4 की भी अपनी यूनिक इमेज है। किसी की संख्या है कॉमन वो नहीं है। और यहां पर से आप देख सकते हैं कि हर एलिमेंट की अपनी प्री इमेज है। ठीक है, ठीक, तो इस तरह से दोस्तों क्या कहलाता है, 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन कहलाता है। इस फंक्शन को बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। अब ऐसे ही दोस्तों हम बात करेंगे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के बारे में। नंबर ऑफ
ऑन टू फंक्शन, कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बन सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ए कोई सेट है जिसमें आपके m एलिमेंट है और b कोई सेट है दोस्तों यहाँ पर n एलिमेंट है। अब दोस्तों यहाँ पर ऑन टू फंक्शन है तो ऑन टू फंक्शन में हर एलिमेंट की अपनी प्री इमेज होनी चाहिए। तो इस केस में दोस्तों क्या होना चाहिए, इस केस में ये तो श्योर है कि दोस्तों जो m की वैल्यू है दोस्तों इस केस में ग्रेटर देन n होनी चाहिए। ठीक है, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन n नहीं है तो यहाँ पर ऑन टू फंक्शन नहीं बन सकता है। ठीक है, तो m की वैल्यू दोस्तों आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू n होनी चाहिए और ये भी दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब एक भी कोई वैल्यू नहीं है तब तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो m की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ग्रेटर देन इक्वल टू आपकी क्या होनी चाहिए, n होनी चाहिए और n की वैल्यू दोस्तों क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, तभी जाके दोस्तों ये पॉसिबल होगा रिलेशन। देखिए अगर मान लेते हैं a में 2 एलिमेंट है, ठीक है, और b में मान लेते हैं a b c एलिमेंट है, यानी कि क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 एलिमेंट है, यहाँ पर 3 एलिमेंट है। m की वैल्यू अगर लेस देन n हो जाती है तो आप इसको देखिए 1 1 तो बना सकते हैं, 1 1 तो बन जाएगा, लेकिन ऑन टू ये किसी भी हाल में नहीं बन सकता। अब 2 को आप ऐसे एसोसिएट ही नहीं कर सकते क्योंकि अगर ऐसे एसोसिएट करेंगे तो ये फंक्शन ही नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर ऑन टू बनाना है तो ऑन टू बनाने के लिए कि जो a के नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो b के नंबर ऑफ एलिमेंट से ज़्यादा या उसके बराबर होने चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये आ गई। अब दोस्तों कितने बन सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए ये होता है समीशन r बराबर 1 से लेकर n माइनस 1 की पावर n माइनस r NCR r की पावर m। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके होते हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने होते हैं, समीशन r बराबर 1 से लेकर n माइनस 1 की पावर n माइनस r NCR r की पावर m। ठीक है, इस पर बेस में आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको ज़्यादा बेटर वे में ही समझ में आएगा। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई सेट है a बराबर है 1 2 से लेकर n, ऑब्वियसली बात है, और जो b वाला है जहाँ पर n की वैल्यू दोस्तों क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और b की वैल्यू दोस्तों ये है a कॉमा b। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये दोस्तों आपका क्या होगा, b से बड़ा होगा, यहाँ पर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगी, तभी जाके दोस्तों ये पॉसिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपने बताना है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम a टू b, a से लेकर b तक कितने ऑन टू फंक्शन हो सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपने कुछ नहीं करना पड़ेगा, समीशन r बराबर देखिए 1 से लेकर n की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि n की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर कितनी है, 2 है, 2 है। ठीक है, माइनस 1 की पावर यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस r 2cr, ठीक है, r की पावर यह हो जाएगा m। ठीक है, r की पावर m की जगह पे दोस्तों यहाँ पर कितना है, n है, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, बस अब दोस्तों आपने क्या करना है, यहाँ पर से इसको खोल देना है। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन वी कैन सॉल्व इट। ठीक है, तो r की पावर ये हो जाएगा 1, यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2c1 1 की पावर n प्लस ये हो जाएगा माइनस 1 2 माइनस 2, यहाँ पर आप 2 रखेंगे 2c2 2 की पावर n। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 1 की पावर माइनस 1 तो माइनस ही होता है, 2c1 एक्चुअली क्या होता है, 2c1 एक्चुअली क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1 की पावर n, इसको छोड़ दो। ठीक है, और प्लस ये माइनस 1 की पावर 0 एक्चुअली वो हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और 2c ये सॉरी यहाँ पर कितना है, r की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर 2 होनी थी ना, 2c2 एक्चुअली कितना होता है दोस्तों, 1 होता है और हो जाएगा 2 की पावर n। तो यहाँ से दोस्तों कितना निकला, 2 की पावर n माइनस 2। ठीक, सो ये दोस्तों आपका राइट आंसर है। ठीक, तो आप दोस्तों इस तरह से इसको समझ सकते हैं। ठीक, तो सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसको ध्यान में रखेंगे, माइनस 1 की पावर n माइनस r NCR r की पावर m, वेयर n इज द एलिमेंट ऑफ b एंड m इज द एलिमेंट ऑफ a। ऐसे ही दोस्तों आप निकालेंगे नंबर ऑफ बाइजेक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्शन। अब भाई आपको पता है भाई नंबर ऑफ बाइजेक्शन कितने हो सकते हैं, इसके लिए मैंने दोस्तों आपको एक कंडीशन बताई कि भाई आपके पास क्या है, एक एलिमेंट है, सॉरी एक सेट है, बी एक सेट है। अब आप एक फंक्शन है 1 1 एंड ऑन टू के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए, मान लेते हैं अगर इसमें m एलिमेंट है तो इसमें भी क्या होने चाहिए, m एलिमेंट ही होने चाहिए। ठीक है, तो बस आपने कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है तो आपको कुछ नहीं करना है, m एलिमेंट्स को इनके संग एसोसिएट करना है, तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा m फैक्टोरियल। ठीक है,
या फिर अगर n एलिमेंट है तो कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल। सिंपल, ठीक। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर आपका एक सेट A है उसमें 4 एलिमेंट है, B में भी 4 एलिमेंट है, तब ये पॉसिबल होगा। तो अगर क्वेश्चन आपके पास ये आ सकता है कि हम बाइजेक्शन की बात करते हैं तो खुद में ही बात करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एक सेट है आपका और इसमें मान लेते हैं आपके 5 एलिमेंट हैं, ठीक है। और आपसे बोलेंगे नंबर ऑफ बाइजेक्शन ऑन ए। नंबर ऑफ बाइजेक्शन ऑन ए मतलब कि ए का खुद के संग, क्योंकि यहाँ पर तो सीधी बात है कि एलिमेंट सेम ही होनी चाहिए, ठीक। तो सीधे क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल क्या होता है दोस्तों, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो 5 चौको 20, 20 या 60, 60 दूनी 120 दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जस्ट दोस्तों उसी की तरह है जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था भाई MPN के बराबर ना। तो अब यहाँ पर MPN की जगह पे क्या हो जाएगा, MPM हो जाएगा, ठीक है। विच इज नथिंग बट M फैक्टोरियल अपॉन M माइनस M फैक्टोरियल। तो यहाँ से दोस्तों क्या आ जाएगा, M फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इस तरह से ही दोस्तों ये आपका अरेंजमेंट है। तो अब आपने B के M एलिमेंट्स को साथ लेकर उनको क्या करना है, आपस में अरेंज करना है, ठीक है। M एलिमेंट में से M एलिमेंट को ही लेकर उनको आपस में अरेंज करना है। तो सिंपली क्या हो गया, वो M फैक्टोरियल होगा। अब दोस्तों बात करेंगे हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस की, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है दोस्तों, कि हमने फंक्शन को आपस में कंपोज करना है, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा फंक्शन को। अब बात करते हैं पहले दो फंक्शन की। मान लेते हैं हमारे पास ABC दोस्तों 3 नॉन वॉइड सेट है, मतलब कि एम्प्टी नहीं है ये, ठीक है, खाली नहीं है, ठीक। तो अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है कि लेट हमारे पास एक मैपिंग है F फ्रॉम A टू B और G दोस्तों जो मैपिंग है वो है फ्रॉम B टू C, ठीक है। तो क्लियरली दोस्तों f इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B, यानी कि f क्या करता है, A के सारे एलिमेंट को B के एलिमेंट के संग एसोसिएट करता है और G B के सारे एलिमेंट्स को C के यूनिक एलिमेंट के संग एसोसिएट करता है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या है दोस्तों, फंक्शन है, ठीक। तो अगर आप देखें तो यहाँ से अगर आप A के माना एलिमेंट x इज अ एलिमेंट ऑफ A, तो दोस्तों जो यहाँ पर से fx होगा दोस्तों वो क्या होंगे, एलिमेंट होंगे B के, ठीक है। एंड क्लियरली दोस्तों क्योंकि जो fx है दोस्तों यहाँ पर ये इसका एलिमेंट है, तो fx दोस्तों किसका एलिमेंट है, B का है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो g ऑफ fx है, g ऑफ fx, क्योंकि आप इसके ऊपर लगाएंगे तो g ऑफ fx दोस्तों किसका एलिमेंट होगा, C का होगा, ठीक है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों जो एक फंक्शन है, एक फंक्शन की दोस्तों जो रेंज है वो एक्चुअली g का क्या है दोस्तों, डोमेन है। तो दोस्तों यहाँ पर से जो g ऑफ fx है दोस्तों, इसी को क्या बोला जाता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन बोला जाता है। इसको हम दोस्तों कैसे दिखाते हैं, GOF से दिखाते हैं, ठीक है। तो GOF दोस्तों क्या हो जाएगा, GOF ऑफ x बराबर दोस्तों क्या होता है, g ऑफ fx के बराबर होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा रूल है, ठीक। एक फंक्शन है फ्रॉम A टू B और दूसरा फंक्शन है फ्रॉम B टू C, यानी कि एक फंक्शन की जो रेंज है दोस्तों दूसरे का क्या है, डोमेन है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पर से। इसी तरह से दोस्तों हम यहाँ पर से इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। मान लेते हैं अगर आपका G होता फ्रॉम A टू B होता और F दोस्तों आपका होता फ्रॉम B टू C, ठीक है। तो क्लियरली है दोस्तों कि यहाँ पर भी अगर G है, G का दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो इसकी रेंज है, ठीक है, वो अगले की दोस्तों क्या होना चाहिए, डोमेन बनना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह से या फिर आप इसको कह सकते हैं कि जो इसकी रेंज है इसका क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, क्योंकि इसकी मान लेते हैं रेंज अगर इसकी सबसेट है तो वो यहाँ पर दोस्तों इसकी भी क्या होनी चाहिए, सबसेट होनी चाहिए, तभी जाके दोस्तों ये रिलेशन आपका दोस्तों क्या हो पाएगा, पॉसिबल हो पाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों आप क्या करेंगे, मान लेते हैं ये इसका x एलिमेंट है, तो जो gx एलिमेंट है वो दोस्तों किसका होगा, b का एलिमेंट होगा, आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि gx एलिमेंट b का है तो f ऑफ gx किसका एलिमेंट होगा दोस्तों, C का होगा। तो ये क्लियरली एक चीज होनी चाहिए कि जो एक की दोस्तों जो रेंज है दूसरे के डोमेन का सबसेट होना अति आवश्यक हो जाता है। तो यहाँ पर से दोस्तों इस कंपोजिशन को f ऑफ g से हम दिखा सकते हैं। तो f ऑफ g ऑफ x क्या होता है दोस्तों, f ऑफ gx होता है, ठीक। इस तरह से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन को कंपोज कर सकते हैं। एक ही नहीं, एक से ज़्यादा फंक्शन को भी दोस्तों हम इस तरह से कंपोज कर सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास FGH मान लेते हैं फंक्शन है, तो ये A से B है, ये B से C है और ये C से D है। तो अगर आप इनका कंपोजिशन करेंगे तो आप इसको किस तरह से कंपोज कर सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप इसको ऐसे बना सकते हैं HOGOF। इस तरह से दोस्तों आप इसको कंपोज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑफकोर्स ये होगा कि जो B का डोमेन मतलब B का जो दोस्तों रेंज है वो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, G का क्या होना चाहिए, डोमेन का सबसेट होना चाहिए। इसी तरह से जो G का रेंज है वो H के डोमेन का क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। बराबर होता है तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। ऐसे करके दोस्तों हम यहाँ पर से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी दोस्तों वही रूल लिखेंगे जो कि लगते हैं, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो H और G ऑफ fx करके भी दोस्तों आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। एंड फर्दर वी कैन राइट H ऑफ G fx।
ठीक, जैसे कि हमने यहाँ पर किया। तो ऐसे करके दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, आपस में कंपोज कर सकते हैं फंक्शंस को। अब दोस्तों हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। मान लेते हैं दोस्तों हमारे पास 3 फंक्शन है एफ, जी और एच, ठीक है, ए से लेकर बी, बी से लेकर सी और सी से लेकर डी मान लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों हमें चेक करना है इनकी कंपोजिशन के बारे में। देखिए सबसे पहले जो इनकी कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, एसोसिएटिव होती है, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ के बारे में दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो एसोसिएटिव दोस्तों ये होती है, ठीक है। तो एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि अगर आपका ए बी इंटू सी है दोस्तों, हम इसको लिख सकते हैं ए बी सी, ऐसे करके दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो ये आपकी कंपोजिशन होती है दोस्तों, ये भी क्या होती है, एसोसिएटिव लॉ को दोस्तों क्या करती है, फॉलो करती है, ठीक है। तो यहाँ पर से दोस्तों एक चीज हो जाएगी, अगर ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगी तो यहाँ पर से आपको एक चीज होना चाहिए, भाई जो एच ओ जी है या फिर एफ ओ जी मान लो या एफ जी एच मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका क्या करेगा, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा, यानी कि आपका एच ओ जी ओ एच है तो आप इसको दोस्तों ऐसे लिख सकते हो। देखो कैसे लिखोगे, एच ओ जी ओ, सॉरी यहाँ पर क्या लिखना था, एफ लिखना था ना, ये इस तरह से दोस्तों आप इसको लिख सकते हो। ये 3 फंक्शन है, आप इसको क्या कर सकते हो, इस तरह से जैसे यहाँ पर किया ना, ऐसे ही यहाँ पर आप इसको क्या कर सकते हो, एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या होता है, नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव लॉ को दोस्तों ये फॉलो नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था ऊपर कि जो एफ ओ जी होता है वो दोस्तों जी ओ एफ के बराबर नहीं होता, क्योंकि दोस्तों जैसे फंक्शन है इट इज फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी। नाउ यहाँ से दोस्तों जो जी ओ एफ है यही दोस्तों पॉसिबल है, आप यहाँ से एफ ओ जी नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप एफ ओ जी बनाओगे तो इसका मतलब ये होगा कि जो जी का दोस्तों जो रेंज निकलेगी वो इसके डोमेन का सबसेट होना चाहिए, यानी एफ के डोमेन का सबसेट होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर से नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर से आप सिर्फ जी एफ बना सकते हो, एफ जी नहीं बना सकते, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है कंपोजिशन, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आती है तीसरी चीज, 1 1 एंड ऑन टू। ये भी दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर से मान लेते हैं कि हमारे पास 2 फंक्शन है और उनका कंपोजिशन लिया हमने, मान लेते हैं जी ओ एफ लिया या एफ ओ जी, जो भी लो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर से कब 1 1 होंगे और कब ऑन टू होंगे दोस्तों, ये जो फंक्शन है इनका कंपोजिशन दोस्तों 1 1 कब होगा, ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो कंपोजिशन है ये फंक्शन 1 1 तब होगा, अगर मैं बात करूं जी ओ एफ की तो दोस्तों ये 1 1 तब होगा जब एफ बी क्या होगा, 1 1 होगा। ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, यानी कि जी ओ एफ एक्स वन बराबर हो जाएगा जी ओ एफ एक्स टू। तो यहां पर से दोस्तों क्या आ जाएगा भाई, x1 बराबर आ जाएगा x2। ये कब होगा दोस्तों, जब आपका ये यानी कि fx1 बराबर आपका आएगा fx2, यानी कि दोस्तों की जो फंक्शन है दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है, यानी कि दोस्तों जब कोई f है दोस्तों 1 1 होना चाहिए। इसको आप देख भी सकते हैं, जैसे कि भाई आपको पता है g ऑफ fx1 क्या होता है, fx1 बराबर g ऑफ fx2, ठीक है, ये fx2। अब आप दोस्तों बोल रहे हैं कि 1 1 है, तो 1 1 के केस में क्या होगा भाई, fx1 बराबर fx2 ना। और दोस्तों जब आपका f ये 1 1 होगा तभी जाके दोस्तों क्या होगा, x1 बराबर x2 होगा, क्योंकि हम कंडीशन पढ़ चुके हैं कि एक फंक्शन है वो 1 1 कब होगा, fx1 बराबर fx2 जब x1 बराबर क्या होगा, x2 होगा, ठीक है। तो fx1 बराबर fx2 है तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। तो क्लियरली है दोस्तों कि GOF दोस्तों आपका क्या होगा, 1 1 कब होगा, जब आपका f1 1 होगा। सिमिलरली FOG 1 1 कब होगा, जब G आपका क्या होगा दोस्तों, 1 1 होगा। ऐसे करके आप देख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं ऑन टू की बात करूं तो उल्टा हो जाएगा, ऑन टू में क्या होगा कि GOF ऑन टू कब होगा, जब G ऑन टू होगा। ऐसी FOG ऑन टू कब होगा, जब F ऑन टू होगा। तो बस आपको ध्यान रखना है कि यहां से पीछे वाला फंक्शन GOF में पीछे वाला फंक्शन नहीं F है, तो F 1 1 है तो GOF भी क्या होगा, 1 1 होगा। इस तरह से अगर G ऑन टू है तो GOF भी क्या होगा दोस्तों, ऑन टू होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, इसको बिल्कुल आपने ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अब दोस्तों ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू कब होंगे, जब GOF में GNF 1 1 एंड ऑन टू होंगे। ऐसे करके दोस्तों आप इस नियम को याद कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो GOF में G भी आपका क्या होना चाहिए, 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, F भी 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए। तो उन दोनों का जो कंपोजिशन होगा दोस्तों वो भी क्या होगा, 1 1 एंड ऑन टू होगा, यानी कि बाइजेक्टिव होगा। तो ये दोस्तों आपका नियम है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और नॉलेजेबल लगी होगी। नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा। पसंद आती है तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।